बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यूरिटन एज के बारे में। दोस्तों, इस एज की ड्यूरेशन 1600 से लेकर 1660 तक थी। आज की इस वीडियो में हम प्यूरिटन एज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस एज की जो पोइट्री है उसके बारे में बात करेंगे, इस एज के जो फेमस पोइट्स हैं उनके बारे में, जैकोबियन और कैरोलियन ड्रामा को डिस्कस करेंगे और इस एज के जो फेमस ड्रामाटिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट पर हम जैकोबियन और कैरोलियन प्रोज और उसके जो प्रोज राइटर्स हैं फेमस इस एज के, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले इसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी का जो लिटरेचर है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है वो प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन कहलाता है, और दूसरा जो पार्ट है वो रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन कहलाता है। 17th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय डिक्लाइन ऑफ रिनाइसेंस स्पिरिट। दोस्तों, इस पीरियड के दौरान बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज लिखने का रुझान था। The 17th century up to 1660 was dominated by Puritanism, and it is called Puritan Age or Age of Milton, who was noblest representatives of Puritan spirits। दोस्तों, प्यूरिटन मूवमेंट के दो ही ऑब्जेक्ट थे, एक तो पर्सनल राइटनेस और दूसरा रिलीजियस लिबर्टी। हर इंसान जो है उसको अपने हकूक़ हासिल होने चाहिए और जो उसको रिलीजियस लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो रिलीजन है वो चूज़ कर सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्यूरिटन पोइट्री के बारे में। प्यूरिटन पोइट्री को हम जैकोबियन और कैरोलियन पोइट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दो ही बंदों ने हुकूमत की थी। जेम्स फर्स्ट जो कि एलिज़ाबेथ क्वीन का जो कज़न था, उसके बाद उसका बेटा चार्ल्स फर्स्ट आ गया था, तो इसलिए हम इस एज को जैकोबियन और कैरोलियन पोइट्री कहते हैं। और दोस्तों, प्यूरिटन पोइट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पोइट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर, पोइट्री ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, पोइट्री ऑफ कैवेलियर पोइट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोइट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर। दोस्तों, जो स्पेंसरियंस हैं वो कौन हैं? वो जिस स्पेंसर के ही फॉलोअर्स हैं और स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते हैं। द स्पेंसरियंस were the followers of the Spencer in spite of changing conditions and literary tastes. The perfect preferred to follow Spencer and considered him as their master. दोस्तों, इस पीरियड के जो फेमस लिटरेरी फिगर हैं वो हैं फिनीज फ्लीचर और गिल्स फ्लीचर। ये दोनों के दोनों भाई थे और ये प्रीस्ट थे और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ये दोनों फेलो थे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनीज फ्लीचर की। तो इसने बहुत सारे स्पेंसेरियंस, पेस्टोरल्स और एलिगरीज लिखी। द पर्पल आइलैंड इसकी फेमस पोइट्री है जो कि एक एलिगरी है। गिलीज फ्लीचर्स ये जो है ये इसका भाई है, वाज मोर लिरिकल एंड मिस्टिकल देन हिज ब्रदर। हिज क्राइस्ट विक्ट्री एंड द ट्रिम्थ in heavens and earth over and after death, an allegory about a Christ। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाफिजिकल स्कूल्स की। दोस्तों, मेटाफिजिकल स्कूल के जो लीडर थे वो थे जॉन डन साहब, और इनके अलावा और भी बहुत से जो लोग थे जो इनका साथ दे रहे थे, जो इनके फॉलोअर थे, वो थे हैरिक, कैरियो, वागान। ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे। देयर पोइट्री वाज हाईली फिलोसॉफिकल, फुल ऑफ कंसीट्स, एग्जैगरेशंस, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग एंड मेटाफर्स। दोस्तों, जॉन डन की पोइट्री में आप फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स देख सकते हैं, इनके अंदर आप कंसीट्स देख सकते हैं, एग्जैगरेशंस देख सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन ने अपना जो वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, इसके अंदर ये टर्म मेटाफिजिकल यूज़ की हुई है। दोस्तों, अब हम मेटाफिजिकल जो पोइट्री है या इनके जो पोइट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। The metaphysical poets were men of learning. The metaphysical poets were honest, original thinkers. They discussed far and fetched ideas full of logic and reasoning. They tried to analyze their feeling and experience. They were aware of life and concerned with death.
दोस्तों अब हम बात करते हैं इस एज के जो फेमस पोइट्स थे उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डन के बारे में। इनकी लाइफ की ड्यूरेशन थी 1537 से लेकर 1631 तक। दोस्तों ये मेटाफिजिकल स्कूल के लीडर थे। हिज मेन वर्क्स वाज टू डिलीवर रिलीजियस sermons. He wrote poetry of a very high order. द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एनाटोमी ऑफ द वर्ड, ये इनके फेमस वर्क्स में से शामिल हैं और इनकी पोइट्री को जी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एमोरस, मेटाफिजिकल और सैटायरिकल, ये 3 पार्ट्स हैं में इनकी पोइट्री को डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हैरक की। तो इनकी लाइफ की जो ड्यूरेशन है वो है 1591 से लेकर 1674 तक। इन्होंने अमोरस और रिलीजियस वर्सेस भी लिखी। देन हम बात करते हैं रिचर्ड क्रैशो की। इनकी लाइफ की ड्यूरेशन है 1613 से लेकर 1649 तक और ये रिलीजियस पोइट कंसीडर किए जाते थे और फ्लेमिंग हार्ट इनका फेमस वर्क कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोइट्री ऑफ कैवेलियर पोइट्स। दोस्तों ये पोइट्री ऑफ कैवेलियर पोइट्स जो हैं, इनके जो लीडर थे वो थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन फॉलो द क्लासिकल मेथड्स इन हिज पोइट्री एंड ड्रामा। ही इमिटेटेड होरेस एंड डिफर फ्रॉम शेक्सपियर। दोस्तों कुछ कैवेलियर पोइट्स ऐसे थे जो जॉन डन को भी फॉलो करते थे। सम कैवेलियर पोइट्स वर आल्सो फॉलोअर्स ऑफ जॉन डन। इवन सम टिपिकल पोएम्स ऑफ डन एंड जॉनसन आर वेरी मच अलाइक। द कैवेलियर पोइट्स रोट अबाउट द ट्रैवल सब्जेक्ट्स। दोस्तों जो कैवेलियर पोइट्स में से फेमस जो थे वो थे हैरिक, लवलेस, सकलिंग और कैरियू। रिचर्ड लवलेस, इनकी जो ड्यूरेशन है लाइफ की वो है 1618 से लेकर 1658 तक और वो फॉलोवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, उनके ये फॉलोवर थे जी। हिज वॉल्यूम ऑफ लिरिक्स लुकास्टा। अब हम बात करते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो इनकी जो लाइफ की ड्यूरेशन वो है 1608 से लेकर 1674 तक। जॉन मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ प्यूरिटन एज। Wordsworth was paying tribute to Milton. The soul was like a star and dwelt apart. In all his poetry, he sings about himself and his own lofty soul. He was deeply religious man. He was a great scholar of classical as well as Hebrew languages. दोस्तों जॉन मिल्टन की जो इब्तदाई पोइट्री थी वो थी लिरिकल और इनकी जो फेमस पोइम्स हैं वो है द हाइम ऑन द नेटिविटी, लिसिडस एंड कॉमस, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। दोस्तों लिसिडस जो है, जो इनका वर्क है, ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो इन्होंने अपने दोस्त की मौत के ऊपर लिखी थी। जब इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी तब इन्होंने ये एलिजी लिखी। ही आल्सो रोट सोनेट्स सच एज व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, व्हेन द सिविल वॉर broke out in 1642 to 1649. He became a Latin secretary to Cromwell. After the death of the Cromwell, he became the friendless. Even his wife and daughter turned against him. Milton girded his line and wrote his greatest poetical work, Paradise Lost, Paradise Regained, and Samson Agonists. Subject matter of Paradise Lost, it consists of the casting out from heaven fallen angels, their planning of revenge in hell, Satan's fight, man's temptation and fall from grace. Purpose of human existence is to justify the way of God to man. Paradise Lost is called the last great Elizabethan poems. It is रिटन इन ब्लैंक वर्स। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो है ये जॉन मिल्टन का सबसे ग्रेट वर्क कंसिडर किया जाता है और ये लास्ट ग्रेट एलिज़ाबेथन पोएम भी है और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसकी स्टोरी जो है उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। सैटन जो है वो ईव और आदम इनको जो है कि वो बहकाता है और इनको एक फल खाने पर मजबूर कर देता है, जिनकी बिना पर इनको जन्नत से निकाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जोकोबियन और कैरोलियन ड्रामा की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिनाइसेंस जो थी वो एज ऑफ ड्रामा थी। इसके अंदर शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो जैसे बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट सामने आए, लेकिन इनके बाद जो ड्रामा था वो इतना ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा था। लेकिन
After Shakespeare drama in England suffered a decline, the real spirit of the Elizabethan drama disappeared. Shakespeare took delight in action and emotions, while Jacobean and Carolean drama gave expression to passage, suffering, and lack of mental and physical vigor. दोस्तों जो प्यूरिटन थे इन्होंने थिएटर को बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या काम हुआ कि वो ड्रामा जो था जो परफॉर्म किए जा रहे थे वो सारे के सारे बंद हो गए, उनका डिक्लाइन हो गया. इन प्यूरिटन एज ड्रामा सफर्ड a triple decline because Puritans closed the theatres in 1642. जॉन इस दोस्तों इस एज के जो फेमस जो ड्रामाटिस्ट थे उनके नाम क्या हैं? द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट वाज बेन जॉनसन, अदर वर जॉन मास्टन, थॉमस डिकर, थॉमस हेवर्ड, जॉन फ्लेचर. ये इस एज के जो फेमस ड्रामाटिस्ट थे उनके नेम हैं. दोस्तों थॉमस डिकर जो हैं इस एज के फेमस ड्रामाटिस्ट थे और इनकी जो फेमस कॉमेडी जो फेमस वर्क इनका कंसीडर किया जाता है वो है द शो मेकर्स हॉलीडेज़. ये इनका फेमस वर्क कंसीडर किया जाता है. अब हम बात करते हैं जॉन फोर्ड की. इनकी लाइफ की ड्यूरेशन थी 1586 से लेकर 1639 तक. ही वॉज अ ट्रू पोइट बट अ मेलनकली एंड ग्लोमी पर्सन. और इनका जो सबसे बेहतरीन वर्क कंसीडर किया जाता है वो है द ब्रोकन हार्ट एंड लव सेक्रीफाइस. अब हम बात करते हैं जैकोबियन और कैरोलियन प्रोज के बारे में. दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो एज थी प्यूरिटन, इसके अंदर ड्रामा के ऊपर इतना काम नहीं हुआ था जितना कि प्रोज के ऊपर काम हुआ था. दिस पीरियड वाज रिच इन प्रोज. द ग्रेट प्रोज राइटर्स वर बैकन, बर्टन, मिल्टन, सर थॉमस ब्राउन. English prose found into the palpable instruments by the Elizabethans began to be used in various ways as narrative as well as the vehicle of the philosophical and the scientific knowledge. For first time great scholars began to write in English. यही वो वक्त था कि जब प्रोज लिखी जा रही थी और जो राइटर थे उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था प्रोज को. इस दौरान जो सबसे बड़ा काम क्या हुआ, वो काम ये हुआ कि बाइबल को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया. द बाइबल became the supreme example of the earlier English prose style, which was simple, plain and natural. अब हम बात करते हैं इस एज के जो फेमस प्रोज राइटर्स थे. उनके अंदर नाम आता है सर फ्रांसिस बेकन का और इनकी लाइफ की ड्यूरेशन है 1561 से लेकर 1628 तक. दोस्तों ये अपने ऐसे लिखने की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा फेमस हुए. ही बिलोंग टू एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड. दोस्तों ये एलिज़ाबेथन और जैकोबियन दोनों पीरियड से ही बिलोंग करते थे और ये एक लॉयर थे और ये प्रोज राइटर भी थे और इनको जी मास्टर कहा जाता है किस चीज़ में जी? एफोरिस्टिक्स स्टाइल के अंदर. हिज स्टाइल इज़ क्लियर. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज इन विच he shares his ideas about successful life. He wrote Henry VII, the first piece of scientific history in English language. The advancement of the learning is a popular exposition of the scientific exposition. अब हम बात करते हैं जेरेमी टेलर के बारे में. इनकी लाइफ की जो ड्यूरेशन थी वो थी 1613 से लेकर 1667 तक और ये लिटरेरी सर्मन्स लिखने की काफ़ी महारत रखते थे. He is considered as one of the masters of English eloquence. The Holy Living and the Holy Dying, ये इनका फेमस प्रोज वर्क कंसीडर किया जाता है. दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी. अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में जो कि रेस्टोरेशन पीरियड के ऊपर बनाएंगे हम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.